Hello students, welcome to the learning class of Pioneer Coaching। और इसके अलावा आज हम लोग के लिए एक और खुशी का दिन है कि हम लोग अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं। ये हमारे लिए एक और बहुत ही खुशी की बात है और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना मेरे तरफ से आप सभी लोगों को। ठीक है, पिछले क्लास में नरेशन की चर्चा हो रही थी जिसमें हमने आपको बतलाया कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। वो है स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड्स, एक्सक्लेमेशंस और ऑप्टेटिव्स। पांचों का बारी बारी से जिक्र हमने कर दिया है कि कैसे बदलता है, कैसे चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। और मैंने आपको ये भी कहा कि यह स्टेटमेंट बढ़िया से समझिएगा तो बाकी सब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा है कि आप उसको बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और बढ़िया से समझ लिए होंगे। अब उसके अलावा कुछ नोट्स हैं जनरल जो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ये है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में कोई संबोधन का शब्द अगर इस्तेमाल हुआ हो, कोई संबोधन का शब्द हो, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राजीव कॉमा when are you coming, question mark, inverted comma बंद। He said, राजीव when are you coming। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि said के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हम मी नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं? इसलिए कि ही सेड, उसने कहा राजीव व्हेन आर यू कमिंग, राजीव तुम कब आ रहे हो। तो किससे कहा? वो मुझसे कहा नहीं, वो कहा राजीव से। राजीव से ना पूछ रहा है कि तुम कब आ रहे हो। तो इसलिए जब बदलेंगे तो इनडायरेक्ट में ये राजीव आके रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी ही सेड बदल जाएगा, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है व्हेन आर यू कमिंग, तो आस्क राजीव। ठीक है, ही आस्क्ड राजीव। अब ये क्या है? ये WH क्वेश्चन है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऐसे ही हट जाएगा और वाक्य को इसी WH वर्ड से शुरू कर देंगे। व्हेन, अब आर यू है यानी वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, तो इसको उलट देंगे, सब्जेक्ट पहले आएगा तो यू सेकंड पर्सन है, जो बदलेगा राजीव ऑब्जेक्ट है, राजीव के अनुसार ही में आर है, सेड यहाँ पास्ट टेंस है, तो इसलिए ये हो गया आवाज कमिंग। और क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो एक ये नोट हो गया कि हमने कहा कि डायरेक्ट स्पीच में अगर संबोधन का कोई शब्द अगर इस्तेमाल हुआ होगा तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसको लाकर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और बाकी सब उसके अनुसार चेंज हो जाता है। ठीक, अगला है कि कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम, योर ऑनर जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है। ठीक है, इन शब्दों का वहाँ कोई मतलब अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग केवल संबोधित व्यक्ति के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो इन शब्दों को हटा दिया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद रेस्पेक्टफुली शब्द जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए he said,
to the headmistress. He said to the headmistress, comma, inverted comma, madam, comma, I have done my homework. Full stop, inverted comma बंद. He said to the headmistress, Madam, I have done my homework. उसने headmistress से कहा, Madam, I have done my homework. Madam, मैंने अपना homework कर लिया है. ठीक है? तो अब ये क्या है कि यहाँ मैडम यूज हुआ है. ठीक है? तो क्यों यूज हुआ है? इसलिए हुआ है कि इस हेडमिस्ट्रेस के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए, आदर व्यक्त करने के लिए. ठीक है? अगर मैडम नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा ही सेड टू द हेडमिस्ट्रेस आई हैव डन माय होमवर्क. तो ये क्या लग रहा है? ये थोड़ा रूड लग रहा है. ठीक है? और मैडम लगा दिए उसमें तो पोलाइट हो गया एकदम, उसमें विनम्रता का भाव आ गया. जैसे मान लीजिए कोई लड़का कहता है सर थोड़ा ये बता दीजिए, तो लगता है कि सम्मान से बोल रहा है. और वही लड़का आगे कहीं बताइए तो लग रहा है कि मैंने एकदम मैंने अशिष्ट जैसा बात लग रहा है. इसलिए इन शब्दों का प्रयोग केवल संबोधित व्यक्ति के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए किया जाता है. तो मैंने क्या कहा कि जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इन शब्दों को हटा दिया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ रेस्पेक्टफुली शब्द जोड़ दिया जाता है. तब क्या होगा? ही, अब ये कौन सा सेंटेंस है? स्टेटमेंट का है. तो सेड बदल जाएगा टोल्ड में. टू को हटा देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट हो गया. He told to the headmistress respectfully. Fully. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हो गया दैट. अब क्या है कि आई हैव डन माई होमवर्क, तो आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार दैट. ही हैव है, सेड यहाँ पास्ट टेंस है तो ये हो गया पास्ट टेंस में हैड. डन. अब माई है तो माई फर्स्ट पर्सन है, पॉजेसिव केस, जो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार. तो सब्जेक्ट है यहाँ ही, तो ही का पॉजेसिव केस हो गया हीज. हीज होमवर्क. ठीक है ना? यानी ही सेड टू द हेडमिस्ट्रेस, मैडम आई हैव डन माई होमवर्क. तब हो गया ही टोल्ड द हेडमिस्ट्रेस रेस्पेक्टफुली. दैट आई बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार ही में, हैव बदल गया हैड में, डन. और माई फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस है तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट है ही, तो ही का पॉजेसिव केस हो गया हीज होमवर्क. ठीक है ना? तो ये हो गया कि हमने कहा कि डायरेक्ट स्पीच में अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर मैडम इस तरह का अगर कोई शब्द प्रयोग हुआ हो तो इसका प्रयोग केवल संबोधित व्यक्ति के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए किया जाता है. इसलिए इनडायरेक्ट में बदलते समय इन शब्दों को हटा दिया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ रेस्पेक्टफुली शब्द जोड़ दिया जाता है. अब बाकी सब उसी तरह बदलता है जैसे पीछे बदला है. ठीक है ना? ओके. अगला है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हुआ हो. क्वेश्चन टैग समझ रहे हैं ना? यानी
जिसको टेल क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, यानी हम किसी से कुछ कहते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला हमारे कथन के प्रति सहमति व्यक्त करे। यही सहमति व्यक्त कराने के लिए जो प्रश्न किया जाता है उसको क्वेश्चन टैग कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग हमेशा स्टेटमेंट के अंत में होता है। तो यदि क्वेश्चन टैग का प्रयोग हुआ हो, क्वेश्चन टैग पढ़ाया भी गया है वो, तो क्वेश्चन टैग का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय क्वेश्चन टैग को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए राहुल said to me, comma, you are going to the cinema, comma, aren't you? Aren't you? राहुल said to me, राहुल मुझसे कहा, you are going to the cinema, aren't you? तुम सिनेमा जा रहे हो ना? या एक लाइन में हम कहेंगे तुम सिनेमा जा रहे हो ना। तो ये क्या है कि राहुल हमसे ये सहमति जताना चाहता है, उसीलिए ये प्रश्न किया गया है। ठीक है, तो ये aren't you जो है ये क्वेश्चन टैग हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि यदि डायरेक्ट स्पीच में अगर क्वेश्चन टैग का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय क्वेश्चन टैग को छोड़ दिया जाता है, बाकी सब चेंज हो जाता है। तब क्या है कि तुम सिनेमा जा रहे हो ना, तो ये भी प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में है, ये है, इसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, तब का हो जाएगा राहुल सेड बदल जाएगा आस्क्ड में, टू हट गया, ऑब्जेक्ट हो गया मी। अब क्या है आरएनट यू, यानी ये यस नो क्वेश्चन है कि उसने पूछा कि तुम सिनेमा जा रहे हो ना, तो क्या कहिएगा यस या नो। ठीक है, तो इसलिए यस नो क्वेश्चन है, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ का प्रयोग हो गया इफ। अब यू है सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट है मी, आई है सब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्टिव केस हो गया आई। और सेड है इसलिए आर बदल जाएगा पास्ट टेंस में वाज, गोइंग टू द सिनेमा। फुल स्टॉप, आज इसको छोड़ देंगे, छूट गया वो हो गया इतना ही। ठीक है ना, तब क्या हो गया राहुल आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू द सिनेमा। समझ गए ना बात? यानी मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट स्पीच में अगर क्वेश्चन टैग का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय सब बदलता है और क्वेश्चन टैग और छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगला है कि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर केवल यस या नो का प्रयोग हुआ रहता है। ठीक है, इस यस नो में एक पूरा सेंटेंस छिपा होता है। ठीक है, इसलिए ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय उस यस नो को हम पूरे वाक्य में लिख देते हैं, पूरा उसको सेंटेंस में उसको व्यक्त कर देते हैं। जैसे सी said to me, comma, inverted comma,
कैन यू सिंग क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद एंड आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यस फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। सी सेड टू मी, वह मुझसे कही, कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो? एंड आई सेड यस, और मैंने कहा हाँ। ठीक है, तब क्या है, अब यहां देखिए ये स्टेटमेंट का है, सॉरी ये क्वेश्चन का पोर्शन है, क्वेश्चन पूछ रहा है और ये जवाब दे रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा पहले इसको बदलिए, तब क्या हो जाएगा, सी सेड बदल जाएगा आस्क्ड में, टू हट गया, ऑब्जेक्ट हो गया मी। कैन यू सिंग है तो ये भी यस नो क्वेश्चन है, इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के लग जाएगा ई। अब कैन यू है तो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है जो उलट जाएगा, तो सब्जेक्ट इधर रहेगा यानी यू, और यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार आई। कैन है, सेड यहाँ पास्ट टेंस है, इसलिए ये भी पास्ट टेंस में बदल गया, कुड सिंग। ठीक है, यहां तक हो गया। अब एंड आई सेड यस, अब इसको इसी में जोड़ देंगे, एंड आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हो गया दैट। ठीक है, अब सब्जेक्ट यहां क्या है, आई, कुड, ठीक है। सी सेड टू मी, वह मुझसे कही, कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो? एंड आई सेड यस, और मैंने कहा हाँ। तब क्या हो गया, सी आस्क्ड मी, वह मुझसे पूछी, इफ आई कुड सिंग, एंड आई सेड दैट आई कुड। ठीक है ना, फिर देखिए, he said comma inverted comma will you help me question mark inverted comma बंद, and I said comma inverted comma no फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। ही सेड, उसने कहा, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? एंड आई सेड, और मैंने कहा नो, नहीं। क्या नहीं? नहीं खाऊंगा, यानी जो पूछ रहा है वो काम मैं नहीं करूंगा, एंड मैं मदद नहीं करूंगा। तब क्या हो जाएगा, ही सेड बदल जाएगा आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट नहीं है तो लगा दिए अपने तरफ से मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हो गया ई। अब विल यू है, वर्ब सब्जेक्ट उलट जाएगा, यू इधर आएगा, मी के अनुसार हो गया आई, और विल है, सेड यहाँ पास्ट टेंस है तो ये पास्ट टेंस हो गया वुड हेल्प। अब मी है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, जो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट है ही, तो ये हो गया हिम। आई वुड हेल्प हिम, अब इसी को एंड से यहां फिर जोड़ दीजिए, एंड आई सेड दैट, अब नो, ठीक है, तब क्या होगा, आई वुडंट। ठीक है, यानी आई विल नॉट, यानी पास्ट टेंस में आई वुडंट, आई वुड नॉट, मैं नहीं कर सकता था, जैसे कर सकता क्या, मदद,
ठीक है ना। तो अब एक ये हो गया कि हमने कहा कि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर केवल यस या नो का प्रयोग हुआ रहता है। इस यस नो में एक पूरा सेंटेंस छिपा होता है। तो जो वो छिपा होता है या जो भाव वो व्यक्त करना चाहता है उसको हम पूरे सेंटेंस में लिख देते हैं, पूरा सेंटेंस में उसको हम व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, ओके। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच में वाक्य जो है वो लेट से शुरू होता है, लेट से शुरू होता है। ठीक है, तो यदि डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस अगर लेट से शुरू हो और उससे सलाह या सुझाव का बोध हो, जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, he said to his friend, comma, inverted comma, let us go to the cinema. He said to his friend, let us go to the cinema. उसने अपने मित्र से कहा let us go to the cinema, यानी हम लोग सिनेमा चले। ठीक है, तो इससे क्या बोध हो रहा है? इससे सलाह या सुझाव का बोध होता है। ठीक है, या प्रस्ताव का बोध होता है। तो यदि ऐसा होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, तो ये क्या है? ये कहता है कि लेट अस गो टू द सिनेमा, यानी हम लोग सिनेमा चले। तो ये क्या है? प्रस्ताव रखता है सिनेमा चलने का। तब क्या होगा? ही प्रपोज्ड, अब अभी तक आपने पढ़ा है कि डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो टू को हटाकर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जगह है जहाँ टू को नहीं हटाएंगे, यहाँ टू के साथ ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? ही प्रपोज्ड टू his friend। पीछे आपने हर जगह ये बात पढ़ा है कि टू को हटाकर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन अगर लेट से शुरू हो, सलाह या प्रस्ताव का बोध हो, तब यहाँ टू को नहीं हटाएंगे, टू प्लस ऑब्जेक्ट ही इनडायरेक्ट में लिखा जाता है। ही प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग होगा। दैट। ठीक है, अब क्या है? लेट जो है इसको हटा देंगे और यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज हुआ है तो इसको हम सब्जेक्टिव में बदल देंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव में बदल कर तब उसे 100n/123 के नियम से बदलेंगे। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? वी। तो वी क्या है? फर्स्ट पर्सन, जो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। ये है प्लूरल नंबर,
आई है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो जाएगा दे। समझ रहे बात? यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होगा पहले इसको सब्जेक्टिव बनाएंगे और तब उसको SON/123 के नियम से यहाँ बदल देंगे। ठीक है, दे, और इसके बाद यहाँ शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बाकी सभी ठीक है। तब हो गया he proposed to his friend that they should go to the cinema। तो एक ये हो गया। एंड लास्टली है इत्यादि डायरेक्ट स्पीच अगर लेट से शुरू हो, लेट से शुरू हो, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये लेट से शुरू है, लेकिन इससे क्या बोध हुआ, इससे बोध हुआ सलाह या प्रस्ताव का। ठीक है, और यदि लेट से शुरू हो और उससे ऑर्डर या रिक्वेस्ट का बोध हो, तब कैसे बदलेगा? जैसे देखिए, the principal said to the peon, comma, inverted comma, let the boy come in, full stop, inverted comma band. The principal said to the peon, let the boy come in। ठीक है, तब यहाँ क्या है, प्रिंसिपल ने पियन से कहा लेट द बॉय कम इन, यानी लड़का को अंदर आने दो। तो प्रिंसिपल क्या किया, रिक्वेस्ट किए नहीं, पियन को उन्होंने ऑर्डर दिया। तो यहाँ क्या है, ऑर्डर का बोध हो रहा है। तब क्या हो जाएगा कि द प्रिंसिपल सेट बदल जाएगा ऑर्डर में। यहाँ टू हट जाएगा, सीधे ऑब्जेक्ट हो गया द पियन। ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ टू का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ ऑर्डर है, कमांड का बोध सेंटेंस हो जा रहा है। ठीक है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू का प्रयोग होगा। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियन टू, और लेट को हटा देंगे और यहाँ अलाउ का प्रयोग करेंगे, अलाउ। ठीक है, अब बाकी सब आ गया, अलाउ द बॉय। फिर यहाँ इसके बाद टू का प्रयोग होगा, टू कम इन। ठीक है, यानी ऑर्डर या रिक्वेस्ट का बोध होगा, तो उसके भाव के अनुसार रिपोर्टिंग और ऑर्डर या रिक्वेस्टेड में बदलेगा। टू को हटा देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू का प्रयोग करेंगे, लेट को हटाकर यहाँ अलाउ लिखेंगे। उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन है उसको लिखेंगे, नाउन जो है उसको लिखेंगे, और फिर उसके बाद टू का प्रयोग कर वर्ब प्लस अन्य शब्द लिख देंगे। ठीक है, तब हो गया द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन टू अलाउ द बॉय टू कम इन। ठीक है,
फिर एक तो देखिए, द बॉयज said to the teacher, comma, inverted comma, let us go home, full stop, inverted comma बंद. The boys said to the teacher, let us go home. लड़कों ने टीचर से कहा हम लोग घर चलें. ठीक है, तो लड़का क्या किए, ऑर्डर करेंगे टीचर को, नहीं, रिक्वेस्ट किए टीचर से. ठीक है, तब क्या हो जाएगा, द बॉयज रिक्वेस्टेड टू को हटा देंगे, द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, टू. ठीक है, अब क्या है कि लेट को हटाकर अलाउ का प्रयोग करेंगे. अलाउ, अब अस है तो अस फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस, तो इसका सब्जेक्टिव केस होगा वी. अभी यहाँ हम लिखे भी थे वी, तो वी फर्स्ट पर्सन है जो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार. तो सब्जेक्ट यहाँ द बॉयज है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर ये भी है, तो इसलिए ये प्लूरल है, तो प्लूरल हो गया दे. ठीक है, नहीं ये थोड़ा यही हो गया, अलाउ, दे नहीं हो गया यहाँ. ठीक है, अस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये थर्ड पर्सन है प्लूरल नंबर, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का होगा देम. टू अलाउ देम, और फिर यहाँ टू का प्रयोग होगा, गो होम. ठीक है, यानी लेट के बाद अगर नाउन प्रयुक्त होगा तो नाउन ने लिखाया, लेकिन प्रोनाउन अगर प्रयुक्त होगा तब क्या होगा, तब OSON/123 के नियम से बदल के यहाँ लिखाएगा. ठीक है ना, इसीलिए यहाँ अस है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, तो फर्स्ट पर्सन बदला सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर ऑब्जेक्टिव केस देम होता है. समझ गए ना बात. ये हो गया नरेशन, यानी ये 5 गो सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलता है, ये हो गया. और उसके अलावा उसके बारे में जो नोट्स हैं ये हो गए. अब आप, मेरा काम हो गया, अब आप अपना पूरा मेहनत कीजिए, पूरा ध्यान से पढ़िए. कहीं कोई असुविधा होगी तो फिर हमसे संपर्क कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, बस पढ़ते रहिए. ओके, फिर एक बार स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ. ओके देन.